इज इट फाइन? ओके, ठीक है। अब इसको बेगर्स मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 5 कॉइन है, 1 2 3 4, अभी 5 ये 2, 1-1 रुपए के, ठीक है, आइडेंटिकल कॉइन से। अब किस बेगर को कौन सा कॉइन मिलता है, इट डजंट मैटर, कोई भी मिल जाए, इट्स ऑल द सेम, ठीक है। तो मान लीजिए 3 बेगर्स हैं, 3 बेगर्स, तो हो सकता है पांचों के 5 कॉइन में 1 को दे दूं, 2 कॉइन 1 को दूं, 2 कॉइन 1 को दूं, 1 को 1 दूं, इस टाइप से सारे, ठीक है। तो इसमें जो n की वैल्यू है ये कितनी है, r की वैल्यू 3, एग्जैक्टली लाइक दैट क्वेश्चन व्हाट वी डिड चॉकलेट वाला, ठीक है। तो इसमें 5 + 3 -1 c 3 -1 नंबर्स ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज कॉइन्स टू द बेगर्स, ठीक है। बेगर्स मेथड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि कॉइन्स जो है वो आइडेंटिकली होते हैं हमेशा, ठीक है, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो इसलिए इसको इनफॉर्मली या इन लेमैन लैंग्वेज बेगर्स मेथड बोला जाता है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ऐसे आते ही नहीं, क्वेश्चंस आर कंप्लीटली मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आपको ये भी नहीं पता चलेगा वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल एक लिख के दिखा दूं मैं आपको, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स satisfying x plus y plus z equal to 5। इक्वेशन देख रहे हैं, x plus y plus z equal to 5, और हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स निकालने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी x plus y plus z, ठीक है, इक्वल टू 5। अच्छा, अभी मैं इसमें जैसे कि ये वाला हमारा सिनेरियो था, अगर मैं बेगर 1 को 2 कॉइन्स देता हूं, ठीक है, एंड बेगर 2 को भी 2 कॉइन्स देता हूं, एंड बेगर 3 को 1 कॉइन देता हूं, ठीक है। सो मुझे ये 2 2 1 ये एक सिनेरियो मिल गया। यही सिनेरियो अगर मैं इधर डालता हूं 2 2 1, मेरा आंसर आ रहा है 5, ठीक है। सो बेसिकली ये जो यहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके जो आंसर मिल रहा है वो इसी सिनेरियो के ही आंसर्स मिल रहे हैं। गॉट इट? सो अगर मैं इसको और सिनेरियोस क्रिएट करता हूं कि मैंने बेगर 1 को 5 कॉइन दे दिए, 2 एंड 0 के 3 के पास 0 कॉइन्स है, ये वैल्यूज भी एक्स वाई जेड को कॉरेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। सो ये 5 + 0 + 0 इज इक्वल टू 5, ये फिर से वही हो गया, ठीक है। सो इसको सॉल्व करके जितने मेरे नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आंसर्स, ये जो जितने ऑप्शंस मिले इतने ऑप्शंस अवेलेबल है इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। Are you getting what I'm trying to say? The number of values of x, y, z, that combination, how many combination will we get? 7c2, इससे वो आंसर है। Are you able to understand why x, y, z के जो कॉम्बिनेशंस आएंगे वो 7c2 क्यों है? They are not asking कि x, y, z के वैल्यूज क्या है, क्वेश्चन से ऐसे नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं जिसका इक्वल टू करेंगे तो 5 आ जाएगा। Are you getting the scenario that how this beggars method is related to this? नहीं? चलो रिपीट। ओके फाइन, ये सब भूल जाइए। अगर मैंने आपको इक्वेशन दे दिया और आपको बोला कि एक्स वाई जेड के ऐसे वैल्यूज बताओ जिसके आंसर 5 है, तो आप क्या बताओगे? x1 ले लो, y1 ले लो, z3 ले लो, एक आंसर हो गया। या फिर x2 ले लो, y2 ले लो, z1 ले लो, या फिर x1 लो, y1 लो, z3 लो। These are multiple answers we can get to get an answer 5, right? कितने ऐसे आंसर्स होंगे जो मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बताया 1 3 2 नहीं 1 1 3 का या 5 0 0 का भी कॉम्बिनेशन है। इतने कॉम्बिनेशंस कैसे निकाल सकते हैं? बेगर्स मेथड से। वो जो राइट साइड में वैल्यू है 5 उतने कॉइन्स कर दो और यहाँ पे जितने वेरिएबल्स है उतने बेगर्स कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 यहाँ पे n 5 है, r की वैल्यू 3 है, 5 + 3 -1 c टाइम्स 3 -1 r -1, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, ठीक है। तो इससे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे वो 7c2 आ रहा है। तो 7c2 विल सैटिस्फाई दिस। दीज आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जिसकी वजह से ये सॉल्व होंगे। आर यू एबल टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नो? या कुछ क्वेश्चंस देखिए इसके।
सो व्हाट इज इट रिटन? अच्छा ये वही है जो हमने अभी डिस्कस किया, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ये कीवर्ड है, among our person if each person may receive any number of object, any number हो सकता है, सबको अरेंज नहीं करना, अरेंजमेंट में क्या होता है सबको एक एक देते हैं, यू रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है एक बंदे को एक से ज्यादा मिल सकता है और हो सकता है किसी को कुछ भी ना मिले, any number of object is n plus r minus 1 c r minus 1, okay. Second, 10 identical 1 rupee coin can be distributed among 3 beggars in 12c 2 ways. ये समझ आई क्यों? क्योंकि 10 प्लस 3 इज 13, फिर माइनस 1 12, नीचे आता है r माइनस 1, ये 3 है, माइनस 1 2. Got it? This result is majorly applied in finding non-negative integral solutions of equations. यहीं पे यूज होता है, बेगर के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आ गए हैं, but it's too weird to ask questions on that, but इस मेथड को ऐसे याद किया जाए, ठीक है. ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. देखिए मल्टीपल क्वेश्चंस है, आपको हर एक क्वेश्चन में एक एक इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल फाइंड द, अच्छा क्वेश्चन सब सेम है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है. x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10. यहां पे इन्होंने ये नहीं बोला कि नॉन नेगेटिव, इन्होंने बोला कि यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्यूशंस ही चाहिए, नेगेटिव नॉन नेगेटिव कुछ नहीं बोले. लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 कंडीशन दे दिया, x प्लस वाई प्लस जेड हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से बड़ा, मतलब नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है. सो इस क्वेश्चन को समझना कैसे है, 3 बेगर्स हैं, तीनों को 10 कॉइन्स देने. कंडीशन क्या है कि इसमें आई मीन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई बेगर को आप कुछ भी दे सकते हो सके तो ना भी दो, ठीक है. दे आर नॉट चूजी, जितना दोगे चलेगा, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, इस टाइप का सिचुएशन, ठीक है. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे पास टोटल कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने हैं, 10. कितने बेगर्स हैं, बिकॉज 3 वेरिएबल्स, तो नंबर्स ऑफ वेज of distributing these 10 coins to 3 beggars would be 10 plus 3 minus 1 c 3 minus 1. कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, n plus r minus 1 c r minus 1, ये फॉर्मूला ही लगेगा सब जगह, ठीक है. इस फॉर्मूला के वैल्यूज चेंज होते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस वी आर डीलिंग विद, ठीक है. फर्स्ट पार्ट का आंसर समझ आया, ये कैसे आया, व्हाट इज दिस, 13 12 c 2, समझ आया सबको. अच्छा सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट पे क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10. सेम सिचुएशन, मतलब तीनों बेगर्स को हमें टोटल में 10 कॉइन्स ही देने, एक रुपए के. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब पहला बेगर कह रहा है कि 1 रुपए तो मैं लूंगा, आई एटलीस्ट टेक 1, ज्यादा भी दे सकते हो दैट्स फाइन, बट 1 तो मैं लूंगा ही. y और z में कोई कंडीशन नहीं कि दोगे भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा. सिनेरियो समझो कैसे सॉल्व करना है. सो सिनेरियोस, फर्स्ट वन इज सेइंग कि मुझे 1 तो चाहिए, y एंड z डोंट हैव एनी सच रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस. तो अगर इसको 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको 1 दे देंगे कि ठीक है तुम्हें 1 चाहिए ना, हम तुम्हें 1 पूरा दे ही देते हैं. तो ये जो 10 कॉइन्स है हमारे पास टोटल, यहाँ पे ये जो 10 है, इसमें से 1 हम x को दे देंगे फर्स्ट बेगर को, तो टोटल कितने बचेंगे, 9 बचेंगे. अच्छा मैंने इसको 1 दे दिया, इसका मतलब क्या उसका सिनेरियो पूरा हो गया, नहीं, उसका सिनेरियो का मिनिमम कंडीशन पूरा हो कि हाँ 1 तो मिल गया. दैट मीन्स ही इज स्टिल अ कंटेंडर टू गेट रेस्ट ऑफ द कॉइन्स. उसमें से भी बाकी जो 9 कॉइन्स बचे उसमें भी से भी x एक्सपेक्ट करेगा वो उसको मिले, राइट. लेकिन मेरे अब टोटल कॉइन्स कम हो गए क्योंकि मैंने 1 फर्स्ट को दे दिया, तो मेरा जो इक्वेशन है वो अब हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, क्योंकि 1 मैंने दे दिया फर्स्ट बेगर को. अकॉर्डिंगली क्योंकि मैंने 1 फर्स्ट को दे दिया, मेरा जो कंडीशन है वो अब चेंज हो जाएगा. कंडीशन चेंज होकर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये कंडीशन क्यों चेंज हुआ समझ आया आप लोगों को, क्योंकि ऑन इनिशियली यहाँ पे 10 था, 10 का 1 कॉइन मैंने दे दिया x को, सो x का कंडीशन हो गया सेटिस्फाइड कि उसको मिनिमम 1 कॉइन तो चाहिए ही था, ठीक है. तो 1 दिस कॉइन इज गिवन टू x. उसके बाद मैंने रीराइट किया अपने इक्वेशन को एंड कंडीशन भी अकॉर्डिंगली रीरिटन हो गई, ठीक है. गॉट इट एवरीवन. अब कैसे सॉल्व करेंगे, सेम फॉर्मूला. अब मेरी n की वैल्यू चेंज होके 9 हो गई, ठीक है. r की वैल्यू अभी भी 3 ही है, समझ आया. n की वैल्यू 9 क्यों हो गई, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 1 पॉइंट मुझे देना पड़ेगा, इसलिए
ठीक है, सो ये हो गया 9 प्लस 3 माइनस 1 C 3 माइनस 1, दैट इज 12 11 C 2। ठीक है, समझ आया किसी सबको? कोई इशू, कोई डाउट? ओके, थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप में एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 10, कंडीशन अभी भी सेम है, एक्स वाई जेड 10 के बराबर है। अब जो पहला बेगर है वो कह रहा है मुझे 2 चाहिए, पहले बेगर को देखते हुए दूसरा भी कह रहा है मुझे अब 1 चाहिए। सो दे आर मिनिमाइजिंग कि मुझे कम से कम 2 तो चाहिए। हाँ, वो ये नहीं कह रहा मुझे 2 चाहिए, वो कह रहा है कम से कम 2 चाहिए। सेकंड भी कह रहा है मुझे कम से कम 1 पॉइंट चाहिए। जेड अभी भी शांत बैठा, वो कह रहा है कि ठीक है 2 दोगे चलेगा, नहीं भी दोगे तो चलेगा। ठीक है, सो फिर से एक्स एंड वाई ने मिनिमम कंडीशन डाल दिया दैट एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। सो 2 पॉइंट्स देने ही पड़ेंगे एक्स के, वाई को भी 1 पॉइंट देना पड़ेगा। तो इन 3 पॉइंट्स को क्या मैं टोटल पॉइंट से हटा सकता हूँ, क्योंकि तो मुझे देनी ही है, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, सो मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने पॉइंट्स बचेंगे? अगर वो 3 को हटा दिया तो 7, 3 हट गए। ठीक है, कंडीशन अकॉर्डिंगली क्या हो गया, अपडेट हो गया, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सी x एंड y मैं अभी भी क्यों रख रहा हूं? बिकॉज 2 और 1 उनको मिनिमम देने थे, उनको और भी देना पड़ सकता है, वो कंडीशन भी मुझे काउंट करना है। गॉट इट? तो अब बताइए इस नए के हिसाब से मेरे कितने होंगे? 7 3 माइनस 1 C 3 माइनस 1 10 9 C 2। ठीक है, समझ आइए क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, ऑब्वियसली आपको अगर आपको ये बेगस मेथड पता ही तभी आप कैच कर पाओगे कि उस मेथड से ये पीएनसी का क्वेश्चन है, वरना आपको रियलाइज भी नहीं होगा पीएनसी का क्वेश्चन, राइट। सो इसलिए ये नाम रखा गया सो दैट आपके दिमाग में हो रहे। एक और सिनेरियो देखते हैं, अगला। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड अगेन 10 दिया है, ये कंडीशन दिया है z इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। -2 का मतलब क्या होगा? -2 का मुझसे ले लो 2 रुपए, या दैट्स अ सिनेरियो कि मेरे से तुम 2 रुपए ले भी सकते हो, तुम्हें देना है तुम कुछ दो, लेकिन मेरे से 2 रुपए ले लो। y कह रहा है कि मेरे को मिनिमम 1 दो, z को अभी भी नो कंडीशंस, देना है दो, मत देना मत दो। ठीक है, तो अभी x का उल्टा हो गया कि मेरे से 2 ले लो, दैट्स व्हाई इट्स ग्रेटर देन -2। तो -2 अब क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, वी आर इन एक्सेस ऑफ 2 पॉइंट्स नाउ, सो ये ऐड करूंगा तो 12 हो जाएगा, लेकिन y को मिनिमम 1 देना ही पड़ेगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर 10 में मैंने 2 ऐड किया तो 12 और 1 माइनस किया तो 11, सो इट बिकम्स x प्लस, या हाँ, आई थिंक दैट्स अ मिसप्रिंट। अदरवाइज आप अगर इसको चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को मैं रीराइट कर देता हूं, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, दैट्स व्हाट इट मींस ना। z इज ग्रेटर देन 0 मींस कि कॉइंस के तो डेसिमल्स नहीं होंगे ना, कॉइन तो एक ही है, तोड़ के आधा नहीं हो जाएगा। तो z इज ग्रेटर देन 0 मतलब z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलो ये सिनेरियो मान लेते हैं कि यहाँ पे z ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब 0 कॉइन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया इसका मतलब। ठीक है, देन x मुझे 2 कॉइन एक्स्ट्रा दे रहा है कि मेरे सबसे लो जो बांटना है बांटो, तो 10 का हो गया 12, y को मिनिमम 1 देना पड़ेगा, तो 10 का 12 का हो जाएगा 11, 1 कम हो गया। फिर 11 से मैंने z को भी मिनिमम 1 देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 10। सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर से सेम फॉर्मूला, 10 बेगर्स कितने हैं? 3 माइनस 1 3 माइनस 1 13 12 C 2। ठीक है, हो गया। ओके, अगला सिनेरियो। अगला सिनेरियो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, सेम। बट अभी x का क्या है ना, x इज सेइंग कि मुझे कम से कम 1 तो चाहिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट ज्यादा से ज्यादा 3 भी चाहिए। वो कह रहे 3 से ज्यादा मत दो मुझे, उसने अपने हायर लिमिट भी रख दिया कि 3 रुपए इज एनफ, 3 रुपए तक इज एनफ। ठीक है, सो देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस में आप ध्यान दीजिए, x का कोई हायर लिमिट नहीं था। ही वाज आस्किंग मिनिमम मुझे 2 रुपए दो, मिनिमम मुझे 1 रुपए दो, 3 भी चल सकते हो, 4 भी दे सकते हो। लेकिन इस सिनेरियो में ये थोड़ा उसूल वाला है कि नहीं मुझे 3 रुपए तक ही दो, बाकी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस टाइप का इसका।
y में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, z में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सो अगर ये उसूल वाला है कि मुझे 3 ही मैक्स चाहिए, अब इसमें आप क्या सिनेरियो, ठीक है, एक तो मैं इसको दे दूंगा क्योंकि एक उसको मिनिमम चाहिए, मैंने कॉइन एक कम कर दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 हो गया। सो मैंने उसका मिनिमम कंडीशन तो मीट कर दिया, लेकिन अभी भी मैक्सिमम कंडीशन मीट नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैंने x को एक कॉइन दे दिया अपनी तरफ से तो मैक्सिमम का कंडीशन चेंज होकर 2 हो जाएगा, देखिए, ठीक है। उसको टोटल 3 कॉइन चाहिए मैक्सिमम। लोअर कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने इसको एक कॉइन यहां से दे दिया और 10 का 9 कर दिया, तो उसके पास ऑलरेडी एक कॉइन चला गया। सो अब जो इसका मैक्सिमम कंडीशन 3 से चेंज होकर 2 हो जाएगा। डू यू गाइस रियलाइज दैट? नहीं, मैक्सिमम कितने हम x को दे सकते हैं कॉइन्स? 3। लेकिन लोअर कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए वेरी इज डिमांडिंग कि एक कॉइन तो देना ही है। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैंने उसको एक कॉइन दे दिया, एक कॉइन दे दिया एंड ही कैन आस्क मैक्सिमम फॉर 3। तो और कितना दे सकता हूं? ही कैन आस्क मैक्सिमम फॉर 3, एक दे दिया तो और 2 ही दे सकता हूं। दैट्स व्हाई व्हेन आई एम फुलफिलिंग दिस कंडीशन ऑफ मिनिमम एक देना है तो मैक्सिमम भी कम होकर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक उसके पास ऑलरेडी चला गया, अब मैक्सिमम 2 ही देना है उसको मैं 3 भी नहीं दे सकता चाह के भी। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मैक्स 3 ही चाहिए, एक ऑलरेडी चला गया तो 2 ही और देने का स्कोप बच गया मेरे पास, ठीक है। y एंड z का कंडीशन कुछ चेंज होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे, अब ध्यान दीजिए कि ये ना मिनिमम का क्वेश्चन था, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये पहली बार क्वेश्चन आया वेयर x इज लेस देन इक्वल टू 3। समझ आया आप लोगों को कि 3 से कम चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसको कहते हैं केस मेथड। अब केस क्रिएट कर करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहला केस मैं क्रिएट करूंगा जहां पे x को मैं x इज हाँ, क्या मैं x को 0 कॉइन्स दे सकता हूं? नहीं। क्या मैं x को 1 कॉइन दे सकता हूं? दे सकता हूं, राइट। अगर मैंने x को 1 कॉइन दे दिया तो इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? हाँ, 9 प्लस, हाँ, अब ध्यान दीजिए, इस केस में मैंने x को 1 कॉइन दे दिया, अब मैं x को और नहीं दे सकता। x can't have more coins बिकॉज मेरा केस 3 है, x को 1 कॉइन, x को 2 कॉइन, x को 3 कॉइन्स। एक से ज्यादा क्यों नहीं दे सकता? एक से ज्यादा मैं दे सकता हूँ, 2 भी दे सकता हूँ, 3 भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए अलग सिनेरियोज मैंने क्रिएट किए। एक से ज्यादा अगर मैंने जनरलाइज कर दिया तो उसमें वो 4 भी जा सकता है, 5 भी जा सकता है, जो अभी तक हम करते आ रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में। इस बात का प्लीज ध्यान दीजिए कि मैं इन जनरल इसको प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज एन अपवर्ड रेस्ट्रिक्शन, मैं 3 से ज्यादा दे ही नहीं सकता। गॉट इट? इसलिए मैंने केस बाय केस किया, ठीक है, मैं 3 से ज्यादा नहीं दे सकता, मैं 1 तो दे सकता हूँ, 1 देता हूँ, 2 दे सकता हूँ, एग्जैक्टली 2 देता हूँ, 3 दे सकता हूँ, एग्जैक्टली 3 देता हूँ। तीनों के अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट कर दिए। जब मैंने x को 1 कॉइन दे दिया तो अब मुझे बस z और y से ही डील करना है, और किसी से डील करना ही नहीं है, x से डील करना ही नहीं है। x को मैंने 1 कॉइन दे दिया, x का सिनेरियो खत्म, ठीक है। अगर मैंने x को 1 कॉइन दे दिया तो मेरे पास बचे 9 कॉइन्स। 9 कॉइन्स में अब मेरी देखिए n की वैल्यू तो 9 हो गई, r की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, ठीक है। क्यों 2 हो गई? क्योंकि x का मैंने ऑलरेडी टेक केयर कर लिया, x को मैंने 1 कॉइन दे दिया, देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ x एनीमोर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। सो ये हो जाएगा 9 + 2 - 1 c टाइम्स 2 - 1। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? इसमें डाउट है किसी को? x को 1 कॉइन देके बिठा दिया कि तू बैठ, मैं बाकी दोनों का डील करता हूं। फिर yz को मैं कैसे डील कर रहा हूं? 9 2 बेगर्स -1 फॉर्मूला से 2 बेगर्स -1, ठीक है। सो दिस इज 10c2 1, oh sorry, 10c1। गॉट इट? इसमें डाउट है किसी को? ओके। सेकेंड सिनेरियो क्या है x = 2 में कि अब मैंने फर्स्ट बेगर को 2 कॉइन्स दे दिए, ठीक है, दे दिया, शांत हो गया वो, ठीक है। अब बाकियों से मैं डील करूंगा, टोटल कॉइन्स 8 बच गए मेरे पास, क्योंकि 2 मैंने फर्स्ट बेगर को दे दिए। सो 8 बाकी 2 बेगर से डील कर रहा हूं, ये n की वैल्यू हो गई, ये r की वैल्यू हो गई, c 2 - 1 ये r की वैल्यू हो गई, ठीक है। सो दिस बिकम्स 9c1।
इशू बता देता हूँ पक्का। ओके, किसी को कोई डाउट है? ओके, ये सिनेरियो 9 से 1 हो गया। वैसे ही जब मैंने उसको 3 कॉइन्स दिए, एंड दिस इज द मैक्स सिनेरियो, इससे ज्यादा मैं दे भी नहीं सकता क्योंकि उसने खुद ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि मुझे मैक्स 3 चाहिए। 3 कॉइन्स दे दिया तो 10 मेरे टोटल कॉइन्स थे, तो 10 में से 3 कॉइन्स चला गया। अभी x को 3 कॉइन्स देने का भी एक ही वे होगा, कोई भी 3 दे दो फिर आइडेंटिकल है सारे, उसमें 3 फैक्टोरियल या 3 into 3 वेज करके हम नहीं डाल सकते। 3 कॉइन दे दिया, बाकी 7 कॉइन मुझे किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2 बेगर्स में, -1 2 -1 यानी 8C1। तो इसका टोटल आंसर क्या आएगा? तीनों को ऐड करेंगे, बिकॉज दिस वुड बी अ वैलिड सिनेरियो और दिस वुड बी अ सिनेरियो और दिस वुड बी अ सिनेरियो। तीनों सिनेरियो एक साथ नहीं होगा, या तो ये सिनेरियो पूरा होके मेरा जॉब खत्म, ये सिनेरियो होके पूरा जॉब खत्म, ये सिनेरियो होके मेरा जॉब खत्म, यानी 10C1 + 9C1 + 8C1। ठीक है, क्या हम x = 0 दे सकते हैं? नहीं दे सकते क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। गॉट इट? ठीक है, अगला सिनेरियो देखते हैं। ओके, अगला है 2x + y + z = 6 where x + y + z is greater than equal to 0। अभी देखिए, हम जो भी डील कर रहे थे x + y + z से डील कर रहे थे, इसमें 2x + y + z = 6 आ गया। ठीक है, x y z में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन गिव देम एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, 0 भी दे सकते हो। बट इसमें 2x का मतलब क्या है? 2x का मतलब है कि x बेगर को हम 2 के मल्टीपल में ही कॉइन दे सकते हैं, या 0 या 2 या 4 या 6। इसका मतलब ये है, अगर 3x होता तो क्या होता? 3 के मल्टीपल में तुम 0 कॉइन दो या 3 कॉइन दो या 6 कॉइन दो। गॉट इट? 2x मतलब मैं उसको सिर्फ 2 के मल्टीपल में ही कॉइन दे सकता हूं। इन सिनेरियोज में भी मुझे केस बेस करना पड़ता है। ठीक है, तो एक केस क्या हो सकता है कि मैंने x को कितने कॉइन दिए? 0। अच्छा चलो, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने x को 0 कॉइन दिया तो अब मेरे पास टोटल कॉइन कितने बच गए? 6 बचे। ठीक है, 6 कॉइन्स को अब मैं 2 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो क्या होगा? 6 + 2 -1 C2 -1। ये समझ आया कैसा है सबको? ये मेरी n की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, सो दिस इज 8 7 C1। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मैं x को 2 कॉइन्स दे दूं। अगर मैं 2 कॉइन्स दे देता हूं तो 6 में से और कितने कॉइन्स बचेंगे? 4 बचेंगे। ठीक है, 4 कॉइन्स मुझे बाकी 2 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, y एंड z। ठीक है, सो y एंड z के पास 4 कॉइन्स बचे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 2 बेगर्स हैं, -1 2 -1 यानी 5C1। एक और सिनेरियो क्या हो सकता है? 2 के मल्टीपल में ही देना है, 4। अगर मैंने 4 कॉइन्स x को दे दिए तो y एंड z के लिए कितने बचेंगे? 2 ही कॉइन्स बचेंगे क्योंकि x को मैंने 4 कॉइन्स दे दिए। ठीक है, सो y एंड z के लिए 2 ही बचेंगे, तो 2 + 2 beggars -1 C2 -1। सो हाउ मच इज दिस? 3C1। अच्छा, क्या ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि 6 के 6 कॉइन में x को दे दूं? हो सकता है, क्योंकि इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2, कोई दिक्कत नहीं। तो y और z के लिए कितने बचेंगे? 0। अच्छा, y एंड z के लिए अगर 0 कॉइन्स बचे हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कितना होगा? एक ही तरीका होगा, आप कुछ नहीं दे सकते। तो इस पूरे सिनेरियो को करने का एक ही तरीका है, 1। There is no need of writing a formula कि आप 6 के 6 कॉइन्स x को दे दो और y z को कुछ मत दो। अब 6 के 6 कॉइन्स आइडेंटिकल है तो इट डजंट मैटर आप किस ऑर्डर में कौन सा कॉइन x को दे रहे हो। इसको करने का एक ही तरीका है, तो आंसर क्या हो गया? ठीक है। अच्छा, अब ये सिनेरियो समझने के लिए वो बेगर्स मेथड इंपॉर्टेंट क्यों, आप समझ आए आप लोगों को कि वो जब डिस्ट्रीब्यूट करें ना कॉइन्स को, वो इमेजिन करना बहुत इजी हो जाता है। ये एक्स वाई जेड को आप B1 B2 B3 इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, ऑल्दो थोड़ा अटपटा सा है बट दैट्स इजी वे ऑफ रिमेंबरिंग। ठीक है, चलो और कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखते हैं।
ये क्वेश्चन है, a total number of 3-digit numbers whose sum of digit is 10 is, क्वेश्चन समझ आया? ऐसे कितने 3 डिजिट्स नंबर बना सकते हैं जिन नंबर्स के डिजिट्स को, if we add the digits of the numbers you get a sum of 10. ट्राई करेंगे, प्लीज ट्राई करिए। हाँ that's true। नहीं, क्योंकि देखिए इसमें y 0 भी हो सकता है, x 0 नहीं हो सकता, x पे रिस्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि x 0 कर दिया तो वो 2 डिजिट हो जाएगा। देयर इज अनदर रिस्ट्रिक्शन, क्या x y z 9 से बड़ा हो सकता है? नहीं, तो वो भी रिस्ट्रिक्शन डालो। ठीक है, फिर ट्राई करो। हुआ? आर यू एबल टू प्रोग्रेस? की करना कैसे, किस डायरेक्शन में जाना है आपको? देखिए एक्स वाई जेड इंटीजर्स हो सकते हैं। कितने इंटीजर्स हैं हमारे पास जो हम डाल सकते हैं? देयर आर 10 इंटीजर्स, 0 से लेके 9। फर्स्ट पोजीशन में हम 0 नहीं डाल सकते बिकॉज दैट विल मेक इट अ 2 डिजिट इंटीजर। ठीक है, सो यही कंडीशन अप्लाई कीजिए और देखिए सॉल्व होता है कि नहीं। हाँ, करके दिखाऊं? ओके, सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इंटीजर, 3 डिजिट नंबर, सॉरी, हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं। तो 3 डिजिट नंबर मेरे एक्स वाई जेड 3 पोजीशंस है। एक्स फर्स्ट पोजीशन यानी एक्स पोजीशन में कौन कौन से डिजिट्स आ सकते हैं? 0 नहीं आ सकता, 1 to 9। ठीक है, तो मेरे पास 9 ऑप्शन है। सेकेंड पोजीशन यानी वाई पोजीशन में क्या 0 आ सकता है? या 0 आ सकता है, नो प्रॉब्लम विद 0। सो 0 से 9 10 ऑप्शन है। जेड पोजीशन में क्या 0 आ सकता है? आ सकता है, तो 0 से 9 अगेन 10 ऑप्शन। द कंडीशन दैट इज गिवन कि x प्लस वाई प्लस जेड हैज टू बी 10, ये कंडीशन गिवन है, द सम ऑफ द डिजिट इज 10। ठीक है, बाकी कंडीशंस क्या फुलफिल करने हैं कि x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि x 0 नहीं हो सकता, 1 या 1 से बड़ा ही होगा, बट इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 9, क्योंकि 9 से ऊपर इंटीजर्स है ही नहीं। आई शुड नॉट से इंटीजर्स, क्या बोलूं, इंडिविजुअल नंबर्स, क्योंकि सिंगल डिजिट में ही रह के हमें ये फुलफिल करना होगा, राइट? डबल डिजिट में करेंगे तो टोटल नंबर ही बढ़ जाएगा। ठीक है, y पे क्या कंडीशंस है? y कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y में कोई इशू नहीं है 0 के साथ, लेकिन अगेन लेस देन इक्वल टू 9, लेस देन इक्वल टू 9 सब पे ही रहेगा। ठीक है, और z पे क्या है? सेम। ठीक है, सो
इज इट पॉसिबल कि ये जो मिनिमम कंडीशन है मेरा, यानी ये जो एक कॉइन है बेगर का, क्या मैं वो दे दूं एक्स को? एक्स को एक कॉइन दे देता हूं और टोटल कॉइन्स में से एक कॉइन कम कर देता हूं, ठीक है। सो मेरा ये सिचुएशन आ जाएगा कि मैंने बेगर को, एक्स वाले को एक कॉइन दे दिया, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? अब देखिए, बेगर को मैंने एक कॉइन दे दिया, मैक्सिमम वो 9 ही होल्ड कर सकता है। अगर एक दे दिया तो मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है? अब 8 ही होल्ड कर पाएगा वो, क्योंकि मिनिमम एक मैंने दे दिया है, मैक्सिमम वी कैन होल्ड 9, और एक दे दिया है तो अब मैक्सिमम वो 8 ही होल्ड कर पाएगा। समझ आया? क्योंकि एक दे दिया मैंने उसको कि रख ले तू, क्योंकि तुझे मिनिमम चाहिए ही ना, तू रख, मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ बाकी। तो उसको मैंने दे दिया और यहां से एक कॉइन कम कर दिया, ठीक है। y पे कोई रिस्ट्रिक्शन यही रहेगा, तो y को मैंने कुछ नहीं दिया, और z का भी यही रहेगा। 0 में इसलिए नहीं रखा कि 0 से ज्यादा तो मुझे डालना ही पड़ेगा, मुझे पता है कि ये नंबर 0 से लेके 9 तक ही है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली देखिए कि x प्लस वाई प्लस जेड मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 9। y का भी मैक्सिमम वैल्यू 9 ही हो सकता है, z का भी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है। तो y, क्योंकि कैसे समझाऊं मैं आपको कि ये जो कंडीशन है, दिस विल बी ऑलवेज बी ट्रू, ये हमेशा ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों का समेशन 9 से बड़ा है ही नहीं। कोई ऐसा, अगर मैं x और z को भी 0 कर देता हूं ना, y 9 ही आएगा मैक्सिमम। सो इस कंडीशन को कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मुझे कहा जाता ना कि y इज लेस देन इक्वल टू 5 से बड़ा नहीं हो सकता भाई, तो इस कंडीशन का मतलब बनता है, क्योंकि यहाँ पे 5 से बड़ा होने का स्कोप है y के पास, क्योंकि टोटल 9 है, तो यहाँ पे y 6 भी हो सकता था, और इन दोनों को मैं 2 और 1 कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि y can't be greater than equal to 9, greater than 9, it can be less than or equal to 9। मेरी बात समझिए कि y 9 या 9 से छोटा होगा, और यहाँ पे मैं x y z का समेशन ही 9 दे रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये ऑब्वियस है कि y, अगर मैं कंडीशन नहीं भी लिखता हूँ, y 9 या 9 से छोटा ही होगा तब भी, इवन इफ आई डोंट राइट दिस कंडीशन, क्योंकि 9 से बड़ा होने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि ये सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, if you remember, इसमें नेगेटिव आ ही नहीं सकते। अगर मैंने इसको -1 करके इसको 10 कर दिया तो वो अलग चीज है, बट क्योंकि मैं सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के साथ डील कर रहा हूँ, तो y ऑटोमेटिकली 9 से बड़ा नहीं हो सकता। आप समझे मेरी बात? सो y के कंडीशन से डील करना मेरा चला गया, सिमिलरली z के कंडीशन से मेरा डील करना भी चला जाएगा, क्योंकि z भी 9 से बड़ा एनीवेज नहीं होगा। वो कंडीशन की अलग से लिखने की जरूरत नहीं, वो दिख रहा है यहाँ पे कि तीनों का सम 9 है, तो z ऑब्वियसली 9 से नहीं बड़ा हो सकता। x और y को 0 कर दूं तो मैक्स z 9 ही होगा, ठीक है। बट इज इट ट्रू विद x? x में एक सिचुएशन है जहां पे x 9 हो सकता है, गॉट इट? x का एक सिचुएशन है जहां पे मैं y और z को अगर 0 कर दूं तो x 9 बन सकता है। तो अब मुझे x के लिए सॉल्व करना पड़ेगा इस सिचुएशन को, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, और इसमें क्या बनेंगे? केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे? जहां पे एक बार मेरा x क्या हो जाएगा? 1 तो चाहिए मुझे x का मिनिमम। एक बार हो जाएगा 2, एक बार हो जाएगा 3, और एक बार हो जाएगा 8। जब x 1 हो जाएगा, y एंड z कितने बचेंगे? 8 बचेगा, तो 8 प्लस, अब क्योंकि x को मैंने फिक्स कर दिया 1 पे, तो y और z क्या हो जाएगा? 2 ही बेगर्स बचेंगे सिर्फ, 2 -1 c 2 -1। ये समझ आया आप लोगों को क्या किया मैंने? और ऐसे कितनी बार करना पड़ेगा? 8 बार। तो जब ऐसे आता है तो दिमाग में क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। क्या ऐसा नहीं कर सकता कि x अगर 9 हो जाए, उसके कितने केसेस है और उसको मैं टोटल से माइनस कर दूं, फिर बचेगा यही। Are you able to understand what I'm trying to say? This you can solve this way also. There is no issue in it. कि आप x equal to 1 एक बार assume करो, find the answer. x equal to 2 assume करो, find the answer. 3, 8 करके सबको ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। और you can have another method कि आप 8 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालो, आपके पास 9 है और 3 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कैसे बनेंगे? 9 मेरे पास n वैल्यू है, उस पे मैंने r वैल्यू 3 ऐड किया, -1 c 3 -1 विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। द ओनली थिंग इज कि 8 हैज टू बी लेस देन 8 की, क्योंकि इसको मैंने 9 कर दिया। ये समझ आया क्या किया मैंने? विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कैसे ये 9 + 3 -1 c 3 1 हो गया।
So this is 10, 11, 12, 11, C2. These are total number of methods of arranging numbers to get a 3-digit number. ठीक है, लेकिन इस पे मुझे एक वो माइनस करना पड़ेगा, ये 9 होगा या 10 होगा? नहीं 9 ही होगा, क्योंकि हम इसी सिनेरियो को सॉल्व कर रहे हैं। दैट्स ऑल। सिनेरियो हमने फाइनल कर लिया, बस इसको सॉल्व करने का तरीका होगा। एक सिनेरियो होगा जहां पे x की वैल्यू हो जाएगी 9। अगर x की वैल्यू 9 हो जाती है तो 9 का 9 इधर आ जाएगा, y एंड z के पास कितना बचेगा? 0। 9 का 9 कॉइन अगर मैंने बेगर 1 को दे दिया, y और z को देने के लिए कितने कॉइन्स बचेंगे? कुछ भी नहीं बचेगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दैट इज ओनली वन वे। यानी ये जो 11C2 आया, इससे अगर मैंने 1 माइनस कर दिया, दैट विल बी आंसर। समझ आया? सो इट्स अप टू यू। आई विल सजेस्ट टू डू कॉम्प्लीमेंट्री मेथड बिकॉज इट्स मच फास्टर, आपको फटाफट आंसर मिलेगा। इसमें आपको आर्ट क्रिएट करके ऐड करना पड़ेगा, चांसेस ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक्स इंक्रीजेस। ठीक है, गॉट इट? ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस x y z सच दैट x into y into z is 24। अब कंडीशन क्या दिया है कि x y z का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 24 है, 24। इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो इन पॉजिटिव इंटीजर्स का सॉल्यूशंस कितने होंगे इन टर्म्स ऑफ x y z, कि x y z इस तरह से कितने होंगे कि उनका मल्टीप्लीकेशन 24। ट्राई करना चाहेंगे आप लोग या नो आइडिया कैसे प्रोग्रेस करना? अच्छा, एक हिंट देता हूं। 24 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो क्या होगा? 2, 12 इंटू 2 6 इंटू 2 3 इंटू 3, ये हो गया। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। 3 बार 2 आ गया, 1 बार 3 आ गया। तो ये मेरे, देखिए ये मेरे ऑप्शंस हो गए। दीज आर द टोटल ऑप्शंस आई हैव। ठीक है, उसमें भी देखिए ये 3 जो है ये कैसा ऑप्शन है? अलाइक ऑप्शन, नॉन डिस्टिंक्ट ऑप्शंस। तीनों एक है, किस 2 उठाओ या 3 उठाओ या 1 उठाओ, आप किस ऑर्डर में उठा रहे हो मैटर ही नहीं करता। ठीक है, और आपको कहां फिल करना है इसको? x, y और z में। जो अलाइक ऑप्शन है क्या आप वो x y z में फिल कर सकते हैं? 3 अलाइक ऑप्शंस यानी 3 कॉइन्स, 3 पोजीशंस यानी 3 बेगर्स। ठीक है, अलाइक ऑप्शन को फिल किया, फिर जो एक डिस्टिंक्ट ऑप्शन है अलग से, उसको फिल करने का तरीका निकाल लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि ये एक सब जॉब है, ये एक सब जॉब है। जॉब तभी खत्म होगा जब पूरा सब जॉब खत्म होंगे। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? ट्राई कीजिएगा। ऑप्शन डी, डी मतलब 30 वाला ना? हाँ,
हो गया? देखिए मुझे 3 x, y और z के इंडिविजुअल वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। मुझे पता है कि तीनों वैल्यूज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 24 होना चाहिए, 24। तो मैंने क्या किया, 24 को प्राइम फैक्टराइज करके 2 2 2 3 लिख दिया। सो आई गॉट एन आइडिया कि इन प्राइम फैक्टर्स को अगर मैंने ऐसे यहाँ वहाँ कहीं पे डाल दिया तो इवेंचुअली मेरा मल्टीप्लिकेशन डिजिट्स का 24 ही आएगा। तो इतना आइडिया मिल गया। अब जो अलाइक प्राइम फैक्टर्स है यानी 2 जो कि 3 बार है, इसको यहाँ डालने का तरीका मुझे ऑलरेडी पता है। 3 पोजीशंस 3 अलाइक नंबर्स यानी n + r - 1 वाला फॉर्मूला। n कितना है यहाँ पे, r कितना है, सो 3 + 3 - 1 c 3 - 1 दैट इज 5c2। तो जो अलाइक नंबर्स है उनको मैंने प्लेस कर दिया एंड दिस आर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग, ठीक है। तो एक बार अलाइक नंबर प्लेस हो गए तो अब मेरे पास बचा नंबर 3। नंबर 3 प्लेस करने का, अच्छा एक बार यहाँ मैंने 2 मान लीजिए 2 स्क्वायर यहाँ प्लेस कर दिया, 2 यहाँ प्लेस कर दिया। इसका मतलब ये है क्या 3 में इधर प्लेस नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता। 3 यहाँ पे अभी भी प्लेस हो सकता है। तो 3 प्लेस करने के अभी भी मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे? 3 ऑप्शंस बचे। आइदर 3 कैन कम हियर और हियर और हियर, इट कैन गो एनीवेयर, राइट। सो अगर मैं 3 ऑप्शंस डाल देता हूँ 3 को तो मेरा आंसर आ जाता है 5c2 × 3 which is equal to 30। ये इस वाले क्वेश्चन में, हाँ 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, ठीक है। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉरगेट अबाउट कि हम ये पीएनसी से कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मेरे पास 3 नंबर है x y z, इस पे मैं एक बार 2 को प्लेस करने के नंबर ऑफ ऑप्शंस ढूंढूं, फिर सेकंड 2 को प्लेस करने का नंबर ऑफ ऑप्शन ढूंढूं। बेसिकली x y z में कोई भी नंबर आ सकता है। सो अगर मैंने एक 2 को x y z में से किसी को भी प्लेस करके मान लीजिए यहाँ कर देता हूँ, फिर सेकंड 2 को पिक करूंगा, इसको मैं कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, कहीं पे भी, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। थर्ड 2 को कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, वापस यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह की जो 3 आइडेंटिकल 2s हैं इनको प्लेसमेंट करने के बहुत सारे वेज होंगे, समझ आया। वो नंबर ऑफ वेज ढूंढने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है वो ये है कि 3 कॉइन्स 3 बेगर्स को दे रहा हूं मैं। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर, देखा बेगर वाला काम आ गया फिर से, ठीक है। तो अलाइक मतलब बेगर्स, कॉइन्स अगेंस्ट बेगर्स, ठीक है। बट थर्ड वाला इज अ डिस्टिंक्ट वन, इट्स नॉट अलाइक। तो थर्ड वाला क्योंकि एक ही है तो आप मैन्युअली भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आपका आंसर आ गया 3। अच्छा बाय द वे ये फॉर्मूला कैसे आया आपको एक बार ये बता देता हूं। ये क्वेश्चन हो गया ना सबका, किसी को डाउट है इसमें? ओके देखिए अगेन 5 कॉइन से मेरे पास 1 रुपए के, 1 2 3 और फिर 6 बना दिया यार, 1 2 3 4 5 कॉइन्स, तीनों 5 के 5 आइडेंटिकल्स है। बेगर्स मेरे पास 3 है, ठीक है। अब कितने तरीके से इनको मैं दे सकता हूं कॉइन्स। ये जो 5 कॉइन्स है, अगर आप इसमें कहीं पे भी कुछ पार्टीशंस, 2 पार्टीशंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने 2 पार्टीशन क्रिएट किया 5 कॉइन्स में,
सो दिस इज द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉइन्स टू द बेगर्स। एक तरीका ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। समझ आया आप लोगों को? एक को एक कॉइन दे दो, एक को दो दे दो, एक को बाकी दो दे दो। फिर से इसी पार्टीशन को अगर मैं यहां से हटा के कहीं और डाल देता हूं, मान लीजिए मैंने डाल दिया, एक स्टार्टिंग में दे दिया और एक यहां दे दिया। इज अनदर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज कॉइन्स टू द बेगर्स। पहले वाले को 0, कुछ नहीं मिला, अगले वाले को 3, अगले वाले को 2। ठीक है, सो बेसिकली यू विल अंडरस्टैंड दिस इज द गेम ऑफ पुटिंग द पार्टीशन इन सम प्लेस। एक बार आपने वो पार्टीशन को स्वैप करके कहीं और रख दिया तो यू विल गेट अनदर वे ऑफ गिविंग दीज कॉइन्स टू द बेगर्स। आपको समझ आ रहा है? इट्स जस्ट मैटर कि आप ये दो पार्टीशंस को कहां पुट करें। ठीक है, सो इट्स मैटर ऑफ अरेंजिंग दीज कॉइन्स एंड पार्टीशन। अगर मैं पार्टीशन को P लिखता हूं और पॉइंट्स को C लिखता हूं, इट्स मैटर ऑफ अरेंजिंग और क्रिएटिंग नंबर ऑफ वर्ड्स आउट ऑफ दीज लेटर्स। समझ आया क्या कहता हूं, कह रहा हूं मैं? असैसिनेशन वर्ड याद है? उसको हमने रीअरेंज किया था। कैसे किया था? जो रिपीटेड वर्ड्स थे उनको नीचे फैक्टोरियल से डिवाइड किया था। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स थे उसको हमने ऊपर रखा था। तो इसमें टोटल नंबर लेटर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्हीं लेटर्स को रीअरेंज कर करके कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है ना बेसिकली। सो ये होगा 7 फैक्टोरियल, बट डिवाइड होगा क्योंकि लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। C कितनी बार रिपीट हो रहा है? P। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली 5 8 7 C2। ये 7C2 ही है। ठीक है, 70C2 कैसे आया? n + r - 1 CR - 1। इससे ये फॉर्मूला बना, अदर वे राउंड नहीं। आप इस वर्ड्स को रीअरेंज करके इतने नंबर ऑफ लेटर्स बना सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 7C2। 7C2 क्यों? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 - 5 फैक्टोरियल, व्हिच इज 7 - 2 फैक्टोरियल व्हिच इज 5 फैक्टोरियल। तो ये 7C2 है। क्योंकि यहाँ पे 7 है, वो कैसे मिला मुझे? 5 + 3 - 1 यानी n + r - 1। नीचे का 2 मिला r - 1। दैट्स हाउ वी अराइव्ड एट द फॉर्मूला। गॉट इट? और इसी के साथ हमारा PNC हो जाता है खत्म। दिस इज द लास्ट टॉपिक, अलाइक का डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? पहले हमने सिलेक्शन से स्टार्ट किया था। सिलेक्शन के वैरायटीज पढ़े थे, फिर हमने अरेंजमेंट्स के वैरायटीज पढ़े थे, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन के वैरायटीज पढ़े थे। उसके पहले हमने जेनरिक क्वेश्चंस किए थे जिसमें फैक्टोरियल इन्वॉल्व थे कि फैक्टोरियल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है? कल आप प्लीज स्टडी मटेरियल लाइए। आई ट्राई टू फिनिश ऑल द क्वेश्चंस और ऑल द रेलेवेंट क्वेश्चन। जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। विल ट्राई टू फिनिश दोज क्वेश्चन इन टुमारोज क्लास। ठीक है, अगर कल के क्लास में खत्म हुआ वेरी गुड, अगर एक्सटेंड करना पड़ा तो डे आफ्टर टुमारो क्लास में थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और जितना हमारे ये वीकेंड का टेस्ट के क्वेश्चन से वो सॉल्व करेंगे क्लास में। एंड नेक्स्ट 2-3 डेज के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल का। ठीक है, सो इस वीक हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं कब क्या खत्म होगा। ठीक है, सो यू गाइस हैव टू कीप अ ट्रैक कि बाइनोमियल के बाद आपके क्लास में क्या चल रहा है। प्रोबेबली स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट होगा, बट रिलेशन फंक्शन या स्टैंडर्ड फंक्शन। सो आई अंडरस्टैंड देयर आर 2 सेक्शंस। एक सेक्शन में रिलेशन फंक्शन स्टार्ट हुआ, सब में रिलेशन फंक्शन स्टार्ट हुआ। बाइनोमियल के बाद क्या स्टार्ट हुआ? स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हुआ। ठीक है, हाँ, आपके सेक्शन में नहीं हुआ होगा, दूसरे सेक्शन में ऑब्वियसली करेंगे। इस जस्ट कि कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है। कोर्स तो दोनों में है, ऐसा नहीं कि NCERT में नहीं है और उसमें है और ऐसे कर, ऐसा नहीं है, कोर्स दोनों में ही है। लेकिन बाइनोमियल करने का अच्छी बात यह है कि बाइनोमियल में कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज यूज होता है। सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद बाइनोमियल करना मोर सेंसिबल है क्योंकि एक साथ ही किया जाता है। उसमें फिर आपको कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल सीखने में आपका फोकस रहेगा, कॉम्बिनेशन सीखने में फोकस नहीं रहेगा क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके हो। ठीक है, इसलिए बाइनोमियल खत्म करेंगे। देन अगर हमें टाइम अलाउ करता है, क्योंकि आई एम ट्राइंग कि दिवाली वेकेशन आने वाला है,
उसकी ऐसा कोई चीज आप पिक कर ले कि दिवाली के पहले थोड़ा हो बाद में थोड़ा। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट आइदर आई विल पिक रिलेशन नॉन फंक्शन और आई विल पिक स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा पहले खत्म कर सकते हैं। कोई रिलेशन एंड फंक्शन करना है उसके बिना 12th में बहुत जगह मिस होगा, क्योंकि दैट इज डेफिनेशन। वो जो क्वेश्चन में आपको बहुत जगह दिखेगा fx इक्वल टू r2r ऐसे करके लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है आपको ये नहीं समझ आएगा। अभी तो क्या है कि क्वेश्चंस में उतना इम्पैक्ट कर नहीं रहे कि बीच में जो डेफिनेशन है उसी से हम काम चला दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वो रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फंक्शन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, बट दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन हर जगह यूज होता रहता है ना। आपको जिफ पता होना चाहिए, मॉड पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए, एक्सपोनेंट, लॉग, दैट्स व्हाई वी नीड स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, सो बाइनोमियल वी आर डेफिनेटली प्रोग्रेसिंग विद। इनफैक्ट जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है उसका टॉपिक भी पीएनसी एंड बाइनोमियल ही होगा। ठीक है, एंड उसके बाद रिलेशन पिक करना है या स्ट्रेट लाइंस पिक करना है, विल डिसाइड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ओके देन, सी यू टुमारो।